मशहूर। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है खबरनामा में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात को लेकर। आपको बता दें कि आज दिल्ली में मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। रिश्तों और मुलाकात को लेकर पूछे गए एक सवाल को लेकर उद्धव ठाकरे ने बेबाकी के साथ जवाब दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भले ही राजनीतिक रूप से वो साथ नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था, इसलिए यदि मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करता हूं तो इसमें गलत क्या है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी सभी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण, जीएसटी समेत कई संवेदनशील मुद्दों पर वार्ता की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात काफी अहम है। मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और उद्धव ठाकरे की ये दूसरी मुलाकात है। उद्धव ठाकरे के साथ में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, मंत्री अशोक चव्हाण भी मौजूद रहे। तो ऐसा है कि ये बात कभी मैंने छुपाई नहीं और छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोकसत्ता ने लिया था तब, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूं, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था, तो ऐसे अगर उनको कुछ मिले, मैं व्यक्तिगत रूप में मिलूं, अगर मैं मिल भी लूँ, आज भी अभी मेरे साथी है उनको कहूँगा की मुझे दोबारा जाकर मिलना है, तो गलत बात क्या है। राज्यामध्ये जे संवेदनशील विषय आहेत त्याच्यामध्ये एक विषय नक्कीच मराठा आरक्षणाचा आहे, ज्याच्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे आणि त्याबद्दल आणखीन आपल्याला माहिती असेल तर अशोकराव सांगतीलच। तसाच दुसरा एक महत्त्वाचा विषय आहे तो इतर मागासवर्गीयांचं पंचायत राज संस्थेच्या निवडणुकीतील राजकीय आरक्षण, त्याहीबद्दल एक कोर्टाचा निर्णय लागलेला आहे। त्याहीबद्दल आम्ही सांगितलं, कारण हा विषय संपूर्ण देशाचा होऊ शकतो, तर देशामध्ये हा विषय वाढू शकतो आणि हा देशपात के सामने महाराष्ट्र सरकार का जो प्रतिनिधि मंडल था वो वहां पर पहुंचा था और उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। और इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ संदीप चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनपी न्यूज पर। हमारे साथ विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले संदीप चौधरी जी, रुख आपका करना चाहूंगा, आज की मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण है, इसके क्या सियासी मायने हैं? देखिए मोहित जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले काफी समय से महाराष्ट्र की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, उसी तरीके से जो मराठा आरक्षण का मामला था, कोर्ट ने उसको एक तरीके से खारिज कर दिया है। तो ऐसे में अगर महाराष्ट्र की राजनीति करनी है और वहां पे मुद्दा जिंदा रखना है, तो आपको कहीं ना कहीं वहां की जनता को दिखाना पड़ेगा, मराठियों को दिखाना पड़ेगा कि हम हार मानने वाले नहीं है, हम शांति से बैठने वाले नहीं, आपकी जंग जारी रहेगी। और इसी चीज को लेकर के जो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है वो इंडिकेट करती है। और इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं और राजनीति में और बहुत सारे ऐसे भी अपने निशाने साधे जाते हैं जो एक मुलाकात के माध्यम से अपने सहयोगियों को भी मैसेज दिया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं मोहित जी इसमें, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति बहुत मुश्किल डगर से होकर के गुजरती है। उसमें कांग्रेस का भी साथ है, उसमें शरद पवार का भी साथ है, और आपको पता है उद्धव ठाकरे किस तरीके से सबको साथ लेकर चल रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा हुनर होता है। जैसी स्थिति में आज की तारीख में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की बागडोर संभाले हुए हैं। बिल्कुल। विपिन शर्मा जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, आज की इस मुलाकात को लेकर आप क्या कहेंगे? साथ में ये भी कि क्या इससे जो गठबंधन सरकार में इसमें किसी तरह की कोई टूट के या फिर उसको लेकर कोई खतरा नजर आता है? देखिए, दोनों पहलू हैं मोहित जी इसमें। आज की जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री के साथ उद्धव ठाकरे की, तो ये उसकी एक अहमियत है, क्योंकि आप अगर देखें कि इनका जो डेलीगेशन पहुंचा था उसमें अशोक चव्हाण भी थे और साथ में अजीत पवार भी थे, लेकिन जो बैठक अलग से हुई उद्धव ठाकरे की और प्रधानमंत्री मोदी की, और लंबी चली है बैठक आपस में, तो वहां पर देखिए अनुमान कई लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि पहले गठबंधन में दोनों थे यहाँ पर, शिवसेना और भाजपा, और उसके बाद महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ,
और बार बार यही अटकलें लगाई जा रही थी कि ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। और अभी भी आप देखें, अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहां पर ये नहीं, ये कहना सरासर गलत होगा कि सिर्फ केंद्र सरकार इस समय चुनौतियों का भरमार है उनके सामने। महाविकास आघाड़ी के सामने भी काफी चुनौतियों का भरमार है कोरोना की स्थिति को लेकर। उसके बाद जो उनकी खुद की छवि है, क्योंकि यहां पर देखा हमने जो वसूली गेट का मामला सामने आया, उसने कैसे वहां की पुलिस की छवि को शर्मसार करा। आप उसको हल्के में नहीं ले सकते वहां पर कि जो आप सचिन वाजे की बात करें और अलग अलग आरोप वहां पर लग रहे हैं कि यहां पर कैसे वसूली करी जा रही है, तो वो ये सब बातें। और उसके बाद अनिल देशमुख नहीं, लेकिन विपिन जी, क्या इससे चाहे कांग्रेस की हम बात करें या एनसीपी की हम बात करें, उन लोगों को किसी तरीके से डरने की जरूरत है आज की मुलाकात से? देखिए, वो एक आप ये समझ सकते हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स हो सकते हैं कि अपने आप, अगर आप गठबंधन की सरकार में हैं, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री ने एक टिप्पणी करी थी, कंपल्शन ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, कंपल्शन ऑफ मजबूरियां जो एक गठबंधन की सरकार चलाने में होती हैं। तो वही बात है कि तीन यहां पर हैं, एनसीपी है, शिवसेना है, कांग्रेस है यहां पर। और ये कहना कि सब कुछ एक बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस चल रहा होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मुश्किलें कई आती हैं बीच में कि कई मुद्दों पर यहां पर सहमति नहीं बनती जब। और उसके बाद यहां पर अगर जो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, जो पुराना जिनका नाता रहा है भाजपा के साथ, और उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया आज, उन्होंने बोला कि मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया, बिल्कुल कि यहां पर मेरे को छुपाना पड़े किसी से, और बड़ी कॉर्डियल मीटिंग थी, तो ये बिल्कुल साफ कर दिया। लेकिन साथ साथ दूसरा पहलू ये भी है यहां पर, इस जो बैठक हुई है यहां पर, कि उन्होंने देखिए मराठियों के लिए कहिए या पूरे महाराष्ट्र के लिए, राज्य के लिए कहिए, कि उन्होंने जिस तरीके से जो पूरी लंबी फिरस्त लेके गए थे यहां पर मांगों की, कि आप जीएसटी के लिए बात करी उन्होंने, और उसके बाद एक मराठा आरक्षण की बात करी, उनको बोला कि मराठियों को बिल्कुल एक एलीट क्लास में कई बिंदु थे, मराठा की भाषा को लेकर भी बात कही उन्होंने, तमाम जो तूफान को लेकर स्थिति है उनको लेकर भी, अलग अलग बिंदुओं को लेकर उन्होंने बातचीत की। लेकिन इसमें संदीप चौधरी जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। नवनीत राणा जी हैं, निर्दलीय सांसद हैं महाराष्ट्र में, लेकिन उन्होंने एक टिप्पणी की इस मुलाकात के बाद कि उद्धव ठाकरे को अपना निजी कुछ काम निकलवाना है प्रधानमंत्री से, वैसे उनकी मुलाकात हो नहीं पाती, वो जनता के नाम पर उनसे मुलाकात करने गए। तो कोई निजी भी यहां पर आपको नजर आता है, ऐसी कोई वजह हो सकती है? देखिए मोहित जी, ऐसा कहना ठीक नहीं है। राजनीति में आरोप एक दूसरे पे कुछ भी लगा सकते हैं, आप अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। कई हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी स्टेटमेंट देते रहे हैं और वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जिस तरीके से पहली बार जो मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे, वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद इस तरीके का बयान दिया जो नोटिस किया जाना चाहिए कि मैं नवाज शरीफ से मुलाकात करके नहीं आ रहा हूं। जबकि हाल में जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो इमरान खान है, वो इमरान खान का भी नाम ले सकते थे। तो उन्होंने ये बात कहकर कई मैसेज क्लियर किए हैं, और उन्होंने बीजेपी को या मोदी जी को भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो जानते हैं उनकी जो वोटर से किस तरीके की बात से और किससे देश में एक मैसेज जा सकता है। नवाज शरीफ का नाम लेने के पीछे की बात आप समझ सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से वापसी करते टाइम मोदी जी पाकिस्तान में गए थे, नवाज शरीफ के यहाँ उन्होंने दावत भी खाई थी, नवाज शरीफ की माताजी के पैर भी छुए थे, और नवाज शरीफ की माताजी के लिए उन्होंने वहां पे साड़ी भेजने का काम भी किया था। बिल्कुल, लेकिन साथ में आज एक उनका जो अपना एटीट्यूड है, वो तो तमाम उस तरह के बयान भी दिए, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक तौर पर हमारे संबंध बेशक खत्म हो गए हों, हमारे अभी संबंध बेशक ना हो, लेकिन व्यक्तिगत हमारे अभी भी संबंध हैं। ये क्या दर्शाता है सर? क्या इससे एनसीपी को या कांग्रेस को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत है? देखिए मोहित जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये स्टेटमेंट दिया गया, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उन सहयोगी दलों के लिए एक चेतावनी है कि हम लोगों ने पहले भी साथ में मिलकर काम किया है। राजनीति में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार रास्ते अलग होते हैं, लेकिन आपने बिहार में देखा, रास्ते अलग होने के बावजूद फिर नीतीश कुमार और बीजेपी ने साथ में काम किया। तो महाराष्ट्र भी कोई अलग चीज नहीं है, इसलिए शरद पवार को भी सोचना पड़ेगा, कांग्रेस को भी बिल्कुल सोचना सर, पड़ेगा। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। संदीप चौधरी जी, इस बीच डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा रुख उधर कर जहां परीक्षा नहीं हुई थी, वहां हम लोगों ने जो
की जो कक्षाएं थी उनमें विद्यार्थियों को हमने प्रमोट किया था। इस वर्ष माननीय श्री राज्यपाल महोदया और तो छात्रों को लेकर, उनकी परीक्षाओं को लेकर अपनी बात डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वहां कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। हमारे ये प्रथा है कि कुछ जगहों पर सेमेस्टर सिस्टम है और कुछ जगह हमारी वार्षिक आधार पर परीक्षाओं का संपादन होता है। तो जहां पर वार्षिक परीक्षा पद्धति है उसके लिए अलग प्रावधि और जहां सेमेस्टर पद्धति है उसके लिए अलग प्रावधि को रखा है। सेमेस्टर के संदर्भ में ये रखा है कि जहां प्रथम और तृतीय स्नातक क्षेत्र में और स्नातकोत्तर में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, वहां स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर निर्धारित होंगे तथा मिड टर्म और अंतरिम मूल्यांकन के आधार पर भी उनका निर्धारण किया जा सकता है। ये दूसरी जो प्रावधि थी कि जहां पर जो विषम और सम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई दोनों की, वहां पर मिड टर्म और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विषम और सम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम और जो अंक अंतर्वेशन से निर्धारित किए जा सकते हैं। इसी तरीके से स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम स्नातक सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। स्नातक पंचम सेमेस्टर और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जहां पर संपन्न नहीं हुई हैं तो अंतिम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के अंतर्वेशन से पूर्व सेमेस्टर के अंक निर्धारित किए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सेमेस्टर की परीक्षाएं कहीं पर हो चुकी, ज्यादातर जगहों पर जो सूचना मिली है विश्वविद्यालयों की कई जगह पर हो चुकी हैं, कुछ सेमेस्टर की कुछ की नहीं हुई हैं। अगर प्रथम की हो गई है तो उसके अंक द्वितीय में सम्मिलित कर लिए जाएंगे और द्वितीय को प्रमोशन दे दिया जाएगा और प्रथम का जो रिजल्ट है वो उसकी ली गई परीक्षा के अंकों के आधार पर निकलेगा। जहां पर परीक्षाएं नहीं हुई थी और पिछले अंक भी प्राप्त नहीं है, वहां पर परीक्षा को कराने का निर्णय लिया गया है। ये केवल दिशा निर्देश हैं और दिशा निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालयों को अधिकृत किया गया है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी तैयारी के अनुसार जो दिए गए दिशा निर्देश हैं उनको समायोजित करते हुए परीक्षा का निर्धारण करने के लिए अपनी कार्यकारिणी परिषद से और जो उसकी अधिकृत संस्था है उससे वो अनुमति लेके परीक्षाओं का संपादन अपने स्तर से करा सकते हैं। वार्षिक जो परीक्षा पद्धति है उसके संदर्भ में जो दृष्टिकोण रखा गया है कि प्रथम वर्ष की परीक्षाएं जहां संपन्न हो गई हैं वहां उसके अनुसार रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और द्वितीय वर्ष को प्रथम वर्ष के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे, स्नातक में भी और स्नातकोत्तर में भी। लेकिन अगर स्नातक का जो प्रथम वर्ष का मान्य परीक्षा नहीं हुई है तो स्नातक को हम प्रमोशन दे देंगे और द्वितीय वर्ष की परीक्षा को भी हम संपादित करेंगे। स्नातक और स्नातकोत्तर तृतीय वर्ष की परीक्षाओं को लेने का निर्णय लिया गया है। तो इन परीक्षाओं को लेने का जो निर्णय लिया गया है, जो जहां पर परीक्षाएं नहीं हुई थी,
या जहां पिछले अंक हमको नहीं मिल रहे हैं, जहां मिड टर्म नहीं है, जहां असाइनमेंट्स का हमको जरिया नहीं मिला है, वहां हम परीक्षा कराएंगे। जहां पर हमको पिछला रिकॉर्ड मिल रहा है वहां हम प्रमोशन देने की कार्रवाई कर रहे हैं। हमने जो यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षाएं हैं उनको हम संपादित नहीं कर रहे हैं। उनके जो अंक और लिखित परीक्षा में हम जो अंक आएंगे उसके आधार पर प्रायोगिक परीक्षा के अंकों का निर्धारण होगा। जो स्नातक या स्नातकोत्तर में वाइवा लिए जाने का प्रचलन था वो ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन वाइवा लेने का हमने निश्चय किया है कि वो ऑनलाइन वाइवा लेके परीक्षाओं को निकालेंगे। इसके लिए कुलपति और कार्य परिषद को अधिकृत किया गया है कि प्रश्न पत्रों का स्वरूप क्या हो, परीक्षा का स्वरूप क्या हो, बहुविकल्पी हो या ओएमआर पर आधारित हो अथवा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पत्र, ये विश्वविद्यालय को अपनी तैयारी के अनुरूप विचारणीय होंगे। यदि किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी पाठ्यक्रम विशेष की परीक्षा ऑनलाइन कराना संभव होगा तो वो स्वतंत्र होगा, उस विश्वविद्यालय को हम अधिकृत करते हुए ऑनलाइन भी करा सकता है अगर चाहे तो। जो अभी तक ये अपेक्षा हमने करी है कि कोविड-19 की जो गति है, जो अभी द्वितीय लहर में नुकसान पहुंचा है उसको देखते हुए सावधानी बरतनी है, गाइडलाइन का पालन करना है। परीक्षाएं कहीं भी 3 घंटे की नहीं होंगी। प्रयत्न ये होगा कि 1 घंटे में परीक्षा समाप्त करें। अगर किसी परीक्षाओं को 1 घंटे में संपादित करना किसी विश्वविद्यालय के लिए संभव नहीं हो पा रहा है तो अधिकतम समय 1.5 घंटे तक हो सकता है। और कोशिश ये हो कि यदि प्रश्न पत्रों को आपस में मिलाकर हम उनको छोटा कर सकते हैं या बहुविकल्पी प्रश्न पत्रों के आधार पर हम उनको पूछ सकते हैं तो उसके आधार पर हमें प्रश्न पत्रों को तैयार करने की छूट होगी विश्वविद्यालय को। और सब में जो बचाव का प्रोटोकॉल है, डिस्टेंसिंग का पालन है, ये सुनिश्चित करेंगे। केंद्रों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, खिड़की रोशनदान को खोल के परीक्षा कराई जाए, यानी सामान्य जो राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन शर्मा जी, रुख में आपका करना चाहूंगा। सवाल ये होगा कि इस बार जो मुलाकात हुई है इसमें क्या अलग तरह के कोई मतलब भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले की मुलाकात की हम बात करें उस वक्त CAA को लेकर काफी विरोध हो रहा था। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि इससे किसी को नुकसान नहीं है। किस तरह की बातें उन्होंने कही थी वो हम तमाम लोगों ने सुनी थी। तो क्या इस तरीके से, चाहे किसान आंदोलन की हम बात करें या फिर कोरोना को लेकर हम बात करें, क्या उसको लेकर भी कोई मायने हो सकते हैं? निश्चित बात है, मायने हो सकते हैं। जिस तरह से क्रिकेट में कहा जाता है कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, कि आखिरी गेंद तक आप कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, मैच का पासा कहीं भी पलट सकता है। उसी तरह से राजनीति में भी वही बात लागू होती है
बल्कि राजनीति में ज्यादा लागू होती है वो बात, क्योंकि यहाँ पर नेता क्या बात बोलते हैं, उनके क्या मायने हैं, आज कुछ बात बोल रहे हैं, अगले दिन कुछ और बात बोल जाते हैं। तो यहाँ पर ये समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा हर एक अपनी, देखिए कोई भी मौका छोड़ता नहीं अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, और कैसे जनता में अपना विश्वास बना के रखे। अगर आप उद्धव ठाकरे की बात करें, उनका ये एक तवज्जो था, एक मकसद लेके गए थे कि यहाँ पर कैसे एक तीर से दो निशाने करें। एक ये संदेश दे दें यहाँ पर अपने बाकी सहायक दलों को कि यहाँ पर हम लोग, मैं प्रधानमंत्री को भी मिलके आया हूं। दूसरी बात, मैं मराठियों के लिए खड़ा हूं, यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के लिए हम लोग जो बन पाएगा वो करेंगे। सिटी मैक्सिमम बोलते हैं, माया नगरी उसको बोलते हैं। उधर से अलग अलग तरीके से इन्होंने अपनी पूरी लंबी फहरिस्त लेके गए थे कि आप जीएसटी के बकाया जो था उसको, वो उस मांग को लेके गए थे, 24,000 करोड़ हमारे को दिया जाए। उसके बाद एनडीआरएफ नॉर्म्स में बदलाव लाया जाए, मेट्रो कार शेड जो है उसके लिए जो प्लॉट था वो उसको दिया जाए। वहां पर ऐसी लंबी फहरिस्त थी यहाँ पर। उसके बाद आप क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया जाए, उसका औहदा दिया जाए मराठी को, और कास्ट बेस्ड सेंसस हो। तो ऐसे तमाम इनकी एक पूरी मांगे थी जो वो चाहते थे कि केंद्र सरकार उनको दे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो मराठा आरक्षण को लेकर, कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया, उसके बाद एकमात्र विकल्प उनके पास केंद्र सरकार थी, क्योंकि केंद्र सरकार के वो सशक्त है, वो उनके पास वो पावर है कि... इसमें थोड़ा ये भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। संदीप चौधरी जी से भी इस पर कमेंट लूंगा, लेकिन ये आखिरकार केंद्र सरकार इसको लेकर किस तरीके से मदद कर सकती है राज्य सरकारों की, क्योंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट से उसको लेकर झटका उनको मिल रहा है, और इसके क्या मायने हो सकते हैं अगर केंद्र उसमें मदद करता है। तो इसी पर मैं आपका कॉमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। खबरनामा, खबर से असरता। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसी थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ खबरनामा, खबर से असरता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन शर्मा जी, रुख एक बार फिर से आप ही का करना चाहूंगा, क्या इसके किस तरीके से केंद्र इसमें मदद कर सकता है मराठा आरक्षण को लेकर? देखिए, मराठा आरक्षण को लेकर अभी मामला पेच फंसा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ आप न्यायपालिका की बात करें, न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगर एक फैसला सुनाया गया तो उसको तो आपको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। उसमें हस्तक्षेप का क्या मतलब बनता है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग हमारे चारों स्तंभ है यहाँ पर, और यहाँ पर आप न्यायपालिका के मामलों में अगर हस्तक्षेप करते हैं तो वहां पर फिर वो एक गलत संदेश जाता है। बहरहाल यहाँ पर वो अपनी जो मांगे लेकर गए हैं, महाविकास आघाड़ी का जो प्रतिनिधि मंडल था, उद्धव ठाकरे उसमें थे, अशोक चौहान थे, अजीत पवार थे, यहाँ पर अपने अपने तरीके से हर एक ने अपनी बात आगे रखने की कोशिश करी। और आप अंत में देखिए, जो भी बात होती है उसमें प्रधानमंत्री को ही बोलते हैं। और यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से बात समझे तो इस समय कोरोना की स्थिति को लेकर जो उन पर एक विपक्ष हमला कर रहा था बार बार, वो अलग बात है कि एक मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री की तरफ से चला गया, सरकार की तरफ से, कि जो उन्होंने मुफ्त टीके की घोषणा कर दी औपचारिक तरीके से कल राष्ट्र के नाम संदेश में। दूसरी बात, किसान आंदोलन जो चल रहा है देश में और उग्र हो ही जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, वहां पर भी, क्योंकि देखिए ताली एक हाथ से बचती नहीं। यहां पर हम ये समझें कि ये बेवजह एक बैठक हुई, उसके मायने हैं, क्योंकि 2019 के बाद ये दूसरी बैठक हुई है, दूसरी मीटिंग, एक वार्ता हुई है आपस में उद्धव ठाकरे की और प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन यहाँ पर कहावत है पुरानी, दूध का छला छाछ भी फूक फूक के पीता है, कि यहाँ पर अगर आप भाजपा की बात करें, एनडीए की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की खुद की बात करें, बड़े सुलझे हुए नेता हैं। ऐसे ही नहीं उनको प्रचंड बहुमत मिला 2014 के मुकाबले 2019 में, और बड़ा उनको लोगों ने उनको बहुमत दिया। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि वो भी
देखिए वो पहले, क्योंकि अगर चुनावी मैदान में उतरे थे महाराष्ट्र के चुनाव में, वहां पर चेहरा देवेंद्र फडणवीस थे वहां पर, लेकिन वहां पर अंत में क्या हुआ वो जब सबके सामने है। यहां पर नहीं, उस पर भी मैं आऊंगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस लगातार उद्धव सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे जो लगातार आंकड़े आ रहे थे कोरोना को लेकर, उनकी हम बात करें, मौत के आंकड़ों की हम बात करें, मराठा आरक्षण को लेकर भी उन्होंने घेरने की कोशिश की। लेकिन संदीप चौधरी जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि केंद्र अगर मदद करता है इस पूरे मामले को लेकर, तो इसका क्या संदेश जाएगा इस गठबंधन में और खासतौर पर महाराष्ट्र के अंदर? देखिए मोहित जी, आपको भी पता है और सारे हिंदुस्तान को पता है कि आज की तारीख में उद्धव ठाकरे की सरकार, जब भी सरकार गिरेगी तो बीजेपी गिराएगी और बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार रहती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने एक पंथ दो काज करने का काम किया है। जो वो मराठियों के लिए और महाराष्ट्र के लिए पैकेज मांग रहे हैं, जो आरक्षण मांग रहे हैं, वो बोल उन्होंने मोदी जी के पाले में डाल दी है। एक तो अगर वो मांग मान लेते हैं, कुछ मांगे मान लेते हैं, तो वो महाराष्ट्र की जनता को उद्धव ठाकरे दिखा सकते हैं कि मैं देखिए आपके लिए काम कर रहा हूं। और अगर वो बातें नहीं मानते हैं तो वो महाराष्ट्र की जनता को बता सकते हैं कि ये लोग सरकार बनाने के लिए इच्छुक है, ये आपको सुविधा देने के लिए इच्छुक नहीं है, ये मराठियों को आरक्षण देने के लिए इच्छुक नहीं है, ये महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए इच्छुक नहीं है। तो यहाँ पे कुल मिला के गेम जो खेला है, गेम उद्धव ठाकरे ने खेला है। और उद्धव ठाकरे, मैं आपको बता दूं, जिन परिस्थितियों में वो मुख्यमंत्री है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही है संदीप जी, मैं इसी पर आपका और भी कमेंट लूंगा। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि अपने हाथ से जो पाले में से अब गेंद जो केंद्र के हाथ में डाल दिए, संदेश एक बहुत बड़ा उन्होंने देने की कोशिश की। लेकिन एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। खबरनामा, खबर से असरता। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। खबरनामा, खबर से असरता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संदीप चौधरी जी, रुख मैं आप ही का करना चाहूंगा। आपने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ा बिंदु भी है कि अपने हाथ से जो लगातार अब नजरें सब लोगों की मुख्यमंत्री पर थी, अब प्रधानमंत्री पर हो जाएंगी कि वो इसको लेकर क्या उठाएंगे। देखिए मोहित जी, एक तरीके से उद्धव ठाकरे ने जो उनके सहयोगी दल है उनको भी वो साथ लेकर के चल रहे हैं और उन्हें बीजेपी से जो खतरा है, जो देवेंद्र फडणवीस से खतरा है, जो उन्हें मोदी सरकार से खतरा है, उसको भी वो साथ साथ खत्म कर देना चाहते हैं। और इसी राजनीति के तहत, इसी रणनीति के तहत उन्होंने चीजें सामने रखी हैं और उन्होंने जिस तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया, एक बहुत बड़ा वोट बैंक महाराष्ट्र के अंदर ऐसा भी है जो मोदी जी के खिलाफ है, जो मोदी जी के खिलाफ सुने, एक लाइन सुन ले तो खुश हो जाता है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि मैं नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था, तो उनके अंदर खुशियों की लहर दौड़ी है। दूसरी, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने मांगे मोदी सरकार के सामने रखी है, तो उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को एक मैसेज देने का काम किया है कि इसका बेनिफिट मेरे प्रदेश को मिलेगा, मेरे प्रदेश की जनता को मिलेगा। अब यहाँ पे ये चीज मोदी सरकार के गले की फांस बन गई है। अगर वो ये चीजें नहीं देते हैं महाराष्ट्र को, तो महाराष्ट्र की जनता के बीच में या महाराष्ट्र में कैसे जाएंगे ये कहने के लिए कि ये उद्धव ठाकरे काम नहीं कर रहा है या उद्धव ठाकरे का अलायंस काम नहीं कर रहा है और हम आपके लिए काम करेंगे, हम यहाँ पे सरकार बनाएंगे। तो कुल मिला के दोनों हाथों में आज की तारीख में अगर लड्डू हैं तो वो उद्धव ठाकरे के हैं।
बिल्कुल, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि आज की जो ये मुलाकात है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी दर्शाता है, क्योंकि हम देखें अब लगातार बीते कई हफ्तों से चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, वो अलग अलग मामलों को लेकर वो कभी शिकायत करते हैं कि प्रधानमंत्री उन्हें बोलने का मौका नहीं देते, कभी कुछ कहती है, कभी कहती है कि बंगाल की मदद नहीं हो रही है। दिल्ली की तरफ से हमें लगातार इस तरह की जो हमने बयान सुनने को हमने मिले। आपको क्या लगता है कि ये खूबसूरती है और ये सही भी रहा आज की मुलाकात से? देखिए, ये तो जरूरी है, ये खूबसूरती भी है, और आप कह लीजिए अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू हमारे संविधान, तो ये चीजें जरूरी है और ये चीजें होनी चाहिए। अदरवाइज राजनीति में बहुत ज्यादा गंदगी आ जाएगी। पहले ही हिंदुस्तान की राजनीति का स्तर कई बार देखने को मिलता है बहुत नीचे स्तर पर चला जाता है। तो इस तरीके की बातें होनी, साथ में बैठना, साथ में डायलॉग होना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये भारतीय राजनीति के लिए एक अच्छी चीज है, और इससे आने वाले टाइम में दोनों के दरवाजे एक दूसरे के लिए खुले रहते हैं। यकीनन। विपिन शर्मा जी, इसी को लेकर मैं भी आपका रुख करना चाहूंगा। एक तो ये बिंदु की अब अपने हाथ से उन्होंने केंद्र के हाथ में वो पाला डाल दिया है, कि बॉल डाल दी है कि केंद्र इसको लेकर क्या कदम उठाता है, क्योंकि सबकी नजरें इस वक्त मराठा आरक्षण को लेकर हैं। लगातार देवेंद्र फडणवीस घेरते रहे। देवेंद्र फडणवीस के द्वारा जिस तरह के बयान सामने आए हैं, उद्धव ठाकरे को घेरने की पूरी कोशिश उन्होंने आंकड़ों पर की, मौत के आंकड़ों पर की, मराठा आरक्षण पर की। निश्चित बात है। देखिए, जनता जनार्दन होती है, ये पब्लिक सब समझती है यहाँ पर कि क्या राजनीति चल रही है और कौन अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। बहरहाल मुद्दा यह है कि जिस तरीके से लंबी फिरस्त लेके ये पहुंचे प्रधानमंत्री के यहाँ और उनके पास गुहार लगाई, उनको बोला कि आप ये हमारी मांगे हैं, ये अब आप सारी उम्मीदें आप ही पे टिकी हैं। तो देखिए, वो भी उनकी एक राजनीति का उनका पहलू है कि वो अपने उसमें क्या क्या, वो अपने मराठियों के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, महाराष्ट्र वासियों के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, वो हर एक करता है, हर एक नेता यही करेगा। हर एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी पूरी कोशिश लगाता है, पूरे प्रयास करते हैं कि कैसे जिस जनता ने उन पर विश्वास भरोसा जताया, तो उस पर पूरे खरे उतरे। और यहां पर अभी आप देखें कि प्रधानमंत्री, मैंने क्यों प्रधानमंत्री की बात करी, क्योंकि अब अगर हम ये बोले, अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जी, अब उन्होंने उस तरफ गेंद फेंक दी वहां पर कि अब आप सब कुछ आप पे निर्भर करता है, सारी अब उम्मीदें आप पे टिकी हैं। तो यहां पर प्रधानमंत्री भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले, वो भी बड़े सुलझे हुए हैं। ऐसे नहीं वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने और दूसरी बारी यहां पर प्रधानमंत्री बने ज्यादा बड़े प्रचंड बहुमत से, तो वो भली भांति समझते हैं कि इसके पीछे क्या क्या है और कैसे इस मामले को, इसका समाधान निकालना है। क्योंकि लेकिन विपिन जी, क्या लगता है कि इस मुलाकात से कम महाराष्ट्र का कुछ फायदा हो सकता है, चाहे हम तूफान के जरिए जो नुकसान हुआ लोगों का उसकी हम बात करें या वैक्सीनेशन को लेकर हम बात करें? देखिए, यहाँ बात हुई कि जो फसल बीमा को लेकर बात हुई और जो तूफान आया उससे क्या क्या नुकसान हुआ, उसकी कैसे भरपाई होगी, कैसे उसका मुआवजा मिलेगा, कैसे लोगों को जो है दोबारा रिहेबिलिटेट करा जाएगा, जो नुकसान हुआ यहाँ पर, उसके बाद बात करेगी कि भाई आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दीजिए रिजर्वेशन को, मराठास को, कि राजनीति में। तो ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने करी। उसके बाद बोला कि आप जितना हमारा बकाया है जीएसटी उसको दें। तो मुझे लगता है कि अगर जैसे आप मान के चलें कि अगर 10 मांगे लेकर गए, उसमें से 4 भी अगर कर दें, तो संदेश अंत में जनता के पास जाएगा। अगर आप विधानसभा के चुनाव की भी परिणाम की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा सीटें किसके पास आई थी, और आज मुख्यमंत्री कौन बना हुआ है वो भी सबको पता है। यहां पर अंत में कैसे पासा पलट गया, और रातों रात पहले राज्यपाल के पास जाते हैं, शपथ दिलाते हैं अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस, और फिर वहां पर मैच कैसा अपना रुख बदल जाता है, तो वो भी सबके सामने जग जाहिर है। तो इसलिए मैंने बोला कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पिएगा। प्रधानमंत्री काफी सुलझे हुए हैं, उनके सलाहकार भी उनको परामर्श देंगे, उनको बताएंगे कि क्या उनसे सलाह करते हैं कि क्या क्या जो भी फैसला लेते हैं कोरोना को लेकर जो करना है वो निश्चित बात है उनकी तरफ से होगा। नहीं, लेकिन इन सब चीजों से, इन तमाम जो चीजें हैं, चाहे अब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, तमाम तरह की मांगे उन्होंने कही, इससे कम से कम लोगों का कुछ फायदा तो होगा। लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनकी मदद हो और केंद्र सरकार ने की भी, लेकिन मदद और मिल सकती है। जरूर बोलना चाहूंगा मोहित जी, मैं एक बात जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगा, बड़ी अहम बात इस चर्चा में, कि हम अक्सर राजनीति में बात करते हैं पॉपुलिज्म की, कि कुछ ऐसे पॉपुलिस्ट रिफॉर्म्स कोई लेके आए कि जो बिल्कुल जनता के गले उतर जाए और जनता उसको स्वीकार करे, और बिल्कुल जनता जनार्दन होती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने पहले वो 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी, क्योंकि बार बार हर एक देशवासी ये इंतजार कर रहा था कि कब प्रधानमंत्री इस बात की सुध लेंगे और कुछ फैसला सुनाएंगे, क्योंकि सबका भविष्य
एक बीच में अटका हुआ था, तो वहां पर उन्होंने बिल्कुल एक जो चाह रहे थे हर किसी की अपेक्षा पे खरे उतरे प्रधानमंत्री। उसके बाद बैक टू बैक, जैसे क्रिकेट में कहते हैं बैक टू बैक सेंचुरी, उसी तरह से बैक टू बैक उनका दूसरा जो एक मास्टर स्ट्रोक था प्रधानमंत्री का, कि जो 18 से वर्ष ऊपर के लोगों का जो टीका मुफ्त की घोषणा करी, तो वो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी बात है। उसी तरह से हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि अब महाराष्ट्र वालों के लिए भी, मराठियों के लिए भी कुछ ऐसी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। बिल्कुल संदीप चौधरी के कमेंट में आपका भी इस पर लेना चाहूंगा, और ये इस बात पर लेना चाहूंगा कि ये जो मराठा की हम बात करें या फिर हम जाट आरक्षण की हम बात करें, गुज्जर आरक्षण हमें देखने को मिलता है, कई राज्यों में इस तरीके की तस्वीरें हैं। इस तरह की सियासत के क्या मायने हैं? जी, देखा होगा, चाहे पटेलों के आरक्षण की बात हुई हो, चाहे जाट आरक्षण की बात रही हो, चाहे गुज्जर आरक्षण की बात आई हो, चाहे फिर मराठा के आरक्षण की बात आई हो, एक चीज साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी आरक्षण के साथ या आरक्षण के फेवर में खड़ी हुई दिखाई नहीं दी। कहीं न कहीं उसने रोड़ा अटकाने का काम किया, और बीच में इस तरीके की भी बात चली थी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात वापस ले ली कि जो ये SC/ST का आरक्षण है, इसमें भी कुछ इंटरफेयर करना चाहते थे, इसमें भी बदलाव करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए गृह मंत्री ने भी आके स्टेटमेंट दिया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। तो इस तरीके की चीजें राजनीति में चलती रहेंगी, क्योंकि आरक्षण की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण राजनीति है, और इसके बलबूते पे कई पार्टियां जिंदा रही हैं, कई पार्टियां लंबी राजनीति करती रही है। लेकिन हकीकत यही है, जिस तरीके से चीजें आज की तारीख में कोर्ट से भी जाके खारिज हो जाती हैं, तो जो आरक्षण की राजनीति है, आरक्षण का जो रास्ता है, ये बहुत ही मुश्किलों भरा रास्ता आज की तारीख में किसी भी पार्टी के लिए हो चुका है। लेकिन आज जिस तरीके से मोदी जी ने जो घोषणाएं की, जो अभी मेरे साथी नितिन जी ने भी बताया, मोदी जी ने एक तो नवंबर तक सबको राशन देने की बात कही, फ्री में प्रधानमंत्री की तरफ से राशन मिलेगा। दूसरी, मोदी जी ने जो परीक्षाओं वाली बात है, 12वीं के बच्चे हों या उनको पास करने की बात कही गई है, ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है। इसके अलावा भी 2-3 चीजें ऐसी आई हैं जो सरकार लोगों के बेनिफिट के लिए लेकर के आ रही है। तो कहीं न कहीं एक मैसेज मोदी जी ने भी देने का काम किया, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। जो आदमी गुजरात से अपनी राजनीति शुरू करके आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना हुआ है, सेकंड टाइम प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो चीजों को अंदर तक समझता है हिंदुस्तान की। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। नहीं, ठीक है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं अभी एक छोटे से ब्रेक पर जा रहा हूं, जल्द हाजिर होता हूं। खबरनामा, खबर से असर तक। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। संदीप चौधरी जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा वैक्सीनेशन को लेकर, खासतौर पर महाराष्ट्र को लेकर। हमने जो बयान सुने महाराष्ट्र से वैक्सीनेशन को लेकर कि हमें केंद्र की तरफ से वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, हमारे पास वैक्सीन नहीं है, सेंटर्स बंद पड़े हैं, लगातार वार विवाद देखने को मिला था। क्या लग रहा है कि उसमें भी कमी आएगी? देखिए मोहित जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। वैक्सीन आज की तारीख में हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का एक सबसे हॉट मुद्दा बना हुआ है, सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है। और बीच में जिस तरीके से केंद्र ने कहीं न कहीं प्रदेश सरकारों के सिर से ये चीज डाल दी थी कि प्रदेश सरकारें इनका इंतजाम करेंगी, और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मोदी जी अभी हमें बता देना, अगर पाकिस्तान या चाइना अटैक करे तो क्या राज्य अपनी अपनी सेनाएं तैयार कर ले लगे। तो उसके बाद जो ये चीज बदलाव देखने को मिला, ये रिपेयर देखने को मिली, जो मोदी जी ने कहा कि 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री में वैक्सीन दिया जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था। और इस चीज का बेनिफिट मैं मानता हूँ कहीं न कहीं मोदी जी को मिलेगा, और उन्होंने एक सही कदम उठाया है और लोगों की नाराजगी कहीं न कहीं दूर करने का काम किया है। अदरवाइज केंद्र सरकार लगातार गिरती जा रही थी, मोदी साथ लगातार माहौल बनता जा रहा था, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे मजदूरों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे फिर बीमार लोगों का जो आज की तारीख में कोविड से परेशान थे उनका मुद्दा हो। जी बिल्कुल। विपिन शर्मा जी, आपका भी रुख करना चाहूंगा इस बात को लेकर, वैक्सीन को लेकर, क्योंकि खासतौर पर एक अलग तरह की सियासत अपने देश में देखने को मिल रही है। लेकिन महाराष्ट्र के द्वारा लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है,
सेंटर हमें वैक्सीन नहीं दे रहा है, अलग तरह की बातें देखने को मिल रही थी। क्या लग रहा है कि वो सियासत का दौर खत्म होगा और उससे भी बड़ी बात यह कि लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी? बिल्कुल, देखिए, आशावादी होना पड़ेगा और सोच को भी सकारात्मक रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक तरफ जब अशोक चौहान, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब बोला कि प्रधानमंत्री को और वहां पर सोच अपनी सकारात्मक रखनी पड़ेगी मराठा आरक्षण को लेकर, उसी तरह से ये बात सब पे लागू होती है यहाँ पर कि ये जो अभी चुनौतियों का, जैसे अभी जिक्र हुआ कि भाई चुनौतियों का भरमार है, यहाँ पर हम कोरोना की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि कैसे रोजगार भी दिया जाए, और उसके अलावा जो अर्थव्यवस्था बिखरी हुई है, जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं, और उसके ऊपर चीन जो बाज आने का नाम नहीं ले रहा। आप टाइमिंग देखिए, एक तरफ कोरोना के संक्रमण से पूरे विश्व को बीमार कर दिया चीन ने, उसके साथ साथ ही टाइमिंग देखिए, साथ साथ ही उन्होंने अतिक्रमण शुरू कर दिया गलवान के वहां पर। वो अलग बात है कि ये हमारी 2020-21 की हिंदुस्तानी सेना मुंह तोड़ जवाब दे दिया इन चीनियों को और खदेड़ दिया पीछे। लेकिन यहां पर यह समझना पड़ेगा कि यहां पर सबका दायित्व बनता है कि यहां पर ऐसा नहीं है कि 2 कदम एक चले और दूसरा बोले नहीं मैं मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। विपिन शर्मा जी, एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, सीधा रुख उसी का करते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी भवन में आग लगने का मामला सामने आया। भवन के पास कैश काउंटर पर ये आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी के द्वार में दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और वहां पर दूर दूर से लोग पहुंच करके अपना दान पात्र भी देते हैं, वहां पर माता के दर्शन भी करते हैं। लेकिन वहां पर कैश काउंटर के पास में आग लगने की खबर आई है और ये जानकारी दी जा रही है कि बहुत दूरी के साथ में भी, यानी कि दूर से भी वो लपटें देखी जा सकती हैं कि कितनी तेजी और कितनी भीषण वो आग है, और इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी भयंकर वो आग होगी और इससे जो खासतौर पर नुकसान होने की जो पूरी संभावना है, क्योंकि तेज लपटें बताई जा रही हैं आग की। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर से इस वक्त आप तक पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि कटरा में माता वैष्णो देवी भवन है और वहां पर भारी संख्या में हर साल जो श्रद्धालु है वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर अपने अपने, ये तस्वीरें आप देखिए इस वक्त की, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। इस धुएं के गुब्बार को देखिए और अंदाजा लगाइए और इन तस्वीरों को आप फुल स्क्रीन पर देखिए कि ये कितनी भयंकर लपटें हैं और इन लपटों को देख करके अंदाजा लगाए कि कितनी भयानक ये आग होगी और इससे भारी नुकसान हो सकता है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं और इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी नुकसान हो सकता है। बहुत दूरी से तस्वीरों को कैप्चर किया गया है और इस तस्वीरों में धुएं का जो गुब्बार है उसको आप देखिए, एक ऊंचे तक, काफी ऊंचाई तक के ये जो गुब्बार दिखाई दे रहा है और साथ में आग की वो लपटें बहुत ऊंचाई तक देखने को मिल रही हैं और इन लपटों को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि कितनी भयानक आग होगी। और ये पूरा ये वो एरिया है जहां पर माता का भवन है और ये जो तस्वीरें हैं, अगर हम लाल रंग की इस बिल्डिंग की हम बात करें तो ये माता का भवन है और उसके नीचे की हम बात करें जहां पर ये आग लगी है, ये बताया जा रहा है कि ये कैश काउंटर है जहां पर ये आग लगी है, जहां पर तमाम जो दान पात्र का हिसाब रखा जाता है, तमाम जो चीजें रखी जाती है, वहां पर ये आग लगी है। और इसके साथ ही हम नीचे अगर आते हैं वहां पर शिव जी का मंदिर पड़ता है, वो मंदिर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचाई जा रही है और इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तमाम जो मंदिर हैं वो बंद पड़े हैं और वहां पर ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनकी मौजूदगी नहीं होगी। वहां पर खासतौर पर कुछ सुरक्षा कर्मी या फिर कुछ पंडित वहां पर मौजूद होंगे, तो इससे अनुमान यह लगाया जा सकता है कि जान का कम से कम जो नुकसान जो होगा वो कम हुआ होगा या फिर कोई हताहत ना हुआ हो। लेकिन यह जरूर है कि वहां पर जो तमाम जो कागजात वहां रखे होंगे या जरूरी जो सामान वहां पर होगा वो जरूर इस आग लगने की वजह से खराब जरूर हो गया होगा। लेकिन अभी तक और भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि इस आग लगने की वजह से क्या कोई हताहत हुआ है, क्या कुछ आखिरकार इन आग लगने के कारण है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और खबरनामा में आज के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज़। धन्यवाद। खबरनामा, खबर से असर तक। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।